आजम खान पर मंडराया कानूनी संकट, अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामलों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी। एक तरफ आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाई से वित्तीय लेन देन और संपत्तियों को लेकर कई सवाल सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ इन मामलों का राजनीतिक असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ आजम खान तक सीमित नहीं, बल्कि अब चर्चा सपा और उसके नेतृत्व तक पहुंच गई। आखिर पार्टी के इतने बड़े नेता लगातार जांच के घेरे में क्यों, और ऐसे मामलों पर अखिलेश यादव का क्या रुख है? क्योंकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से जुड़े बड़े बड़े नेता भी आजम खान से मिलने पहुंचे, क्योंकि जब सवाल पार्टी के बड़े चेहरों पर उठते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आंच नेतृत्व तक जरूर पहुंचती है। तो क्या कुछ हुआ है, कैसे आजम खान फंस रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। जांच एजेंसियों के रडार पर आजम खान, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड पर नजर, जौहर यूनिवर्सिटी के 59 भवनों पर सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आयकर विभाग ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर साल 2015 से 16 से लेकर 20 से 21 तक के वित्तीय का लेखा जोखा और बैंक खातों के लेन देन का साक्ष्यों के साथ ब्यौरा मांगा है। जिला मूल्यांकन अधिकारी और आयकर विभाग की 10 नवंबर 2023 की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार जौहर विश्वविद्यालय परिसर में बने 59 भवनों के निर्माण की वास्तविक लागत 494.46 करोड़ आंकी गई। विभाग ने इस भारी भरकम राशि के निवेश के स्रोत का पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय की जमीन, फर्नीचर और बाकी की संपत्तियों में किए गए निवेश का ब्यौरा भी मांगा गया है। आयकर विभाग द्वारा भेजे गए दूसरे नोटिस में उन 11 कॉर्पोरेट फर्मों की लिस्ट शामिल है जिनसे ट्रस्ट को भारी ज्यादा दान प्राप्त हुआ था। विभाग ने इन सभी फर्मों से दान की राशि, बही खाता, दान की रसीद, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। 2020 से 21 और 23 से 24 तक दाखिल किए गए आयकर रिटर्न और बैंक डिपॉजिट के आंकड़ों में करीब 59.25 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है, जिसके बाद एक नया बवाल शुरू हो गया है। नोटिस में कहा गया था कि जिला मूल्यांकन अधिकारी और आयकर विभाग की ओर से 10 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स के अनुसार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यानी कि परिसर में 59 भवन और इन भवनों के निर्माण की वास्तविक लागत है 494.46 करोड़ रुपए। इसमें किए गए निवेश के स्रोत का पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण दे। इसके अतिरिक्त भूमि, फर्नीचर और बाकी के वस्तुओं पर किए गए निवेश के स्रोत का भी ब्यौरा तलब किया था। आयकर विभाग ने दूसरा नोटिस 24 जुलाई को जौहर ट्रस्ट को भेजा, जिसमें कहा था कि जिन 11 फर्मों से आपको दान प्राप्त हुआ है उसके संबंध में दान की राशि, बही खाता, आयकर रिपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट जैसे बाकी के प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान किए जाएं। जौहर ट्रस्ट की ओर से 20 से 21 और 23 से 24 तक 4 सालों का आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था। इसमें दर्शाई गई आय से सापेक्ष 2 से 3 गुना अधिक धनराशि बैंक अकाउंट में पाई गई। इसको लेकर भी आयकर विभाग ने सवाल उठाते हुए कहा था कि ट्रस्ट ने बैंक डिपॉजिट और बताई गई आय के बीच के अंतर का मिलान नहीं किया। रद्द हो चुका है पंजीयन, यानी कि आयकर विभाग ने 23 जून को वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी, कर चोरी, सरकारी धन के दुरुपयोग, विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद निर्माण और 9 सदस्यीय ट्रस्ट में परिवार के ही 5 सदस्यों को शामिल करने जैसे आरोप साबित होने पर ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया था। आयकर विवरण और बैंक में जमा राशि में बड़ा अंतर पाया गया। पद का दुरुपयोग करते हुए 20.44 करोड़ की सरकारी संपत्ति 100 रुपए के करीब पर दिलाई गई है, किराए पर दिलाई गई है। ट्रस्ट के गैर पारिवारिक सदस्य केवल डमी ट्रस्टी थे जिन्हें गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। ट्रस्ट का संपत्ति का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया गया। ट्रस्ट की घोषित आय और बैंक जमा के बीच 59.25 करोड़ रुपए का बड़ा अंतर पाया गया है। ये ओवरऑल परसेप्शन जो है वो हम आपको बता रहे हैं। 59 भवनों के निर्माण की लागत 449.46 करोड़ आंकी गई, जिसमें ठेकेदारों से सरकारी योजनाओं का पैसा लगवाया गया। आजम खान पर शिकंजा,
10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने आजम खान और उनसे जुड़े सहयोगियों के 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की पिछले दिन। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और देश की राजधानी नई दिल्ली में एक साथ जारी है। ईडी की ये रेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत की जा रही है। जांच एजेंसियों की टीमें आजम खान के वित्तीय लेन देन, वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध फंडिंग की जांच के सिलसिले में ये कार्रवाई कर रही हैं और लगातार शिकंजा कस रही हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की टीमों ने मुख्य रूप से आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के परिसरों और पदाधिकारियों के रामपुर स्थित आवास और जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये मामला सरकारी ठेकों में हुई वित्तीय अनियमितताओं और निजी ठेकेदारों के जरिए फंड के कथित डाइवर्जन से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ निजी ठेकेदारों ने सरकारी ठेकों से मिले फंड का एक बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया। इस पैसे का इस्तेमाल भारी भरकम डोनेशन, यूनिवर्सिटी की संपत्तियों और निर्माण कार्यों में किया गया है। ईडी के इस सर्च ऑपरेशन का मकसद अपराध की कमाई, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय रिकॉर्ड और कागजी डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करना है। छापेमारी के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों, वित्तीय सलाहकारों और संबंधित ठेकेदारों के ठिकानों पर गहनता से पड़ताल की जा रही है। आजकल राजनीति में एक बात लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है कि बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं पर भी जांच और कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले आम लोगों के बीच ये धारणा रहती थी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है, उसके पास राजनीतिक ताकत है या वो किसी प्रभावशाली पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होता है। लेकिन अब कई मामलों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जांच एजेंसियां और सरकारें बड़े पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। इससे ये संदेश जाता है कि अगर किसी नेता पर गंभीर आरोप है, जांच में उसके खिलाफ पर्याप्त आधार मिलता है तो केवल उसका बड़ा पद उसे कार्रवाई से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। इन मामलों को लेकर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठना स्वाभाविक, खासकर इसीलिए क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और लंबे समय से पार्टी से जुड़े नेताओं में से एक रहे हैं। हालांकि अभी वो जेल में है, लेकिन फिर भी सपा में उनका जो वर्चस्व है वो उतना ही दिखाई दे रहा है। जब पार्टी के किसी बड़े नेता या उसके परिवार अथवा उससे जुड़े संस्थानों पर गंभीर वित्तीय कानूनी जांच होती है, स्वाभाविक रूप से पार्टी नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि किसी नेता के खिलाफ जांच या आरोप अपने आप में अखिलेश यादव को जिम्मेदार साबित नहीं करते। राजनीतिक सवाल इस बात पर उठता है कि पार्टी नेतृत्व ऐसे मामलों को किस तरह देखता है, अपने नेताओं के प्रति उसकी जवाबदेही की नीति क्या है और क्या वो संगठन में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाता है। इसीलिए इस पूरे विषय को केवल आरोपों के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारी और नेतृत्व की भूमिका के नजरिए से समझना जरूरी है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी अपने वरिष्ठ नेताओं के आचरण, पार्टी की छवि को लेकर कितनी है। किसी भी राजनीतिक दल में अध्यक्ष और शीर्ष नेता हर व्यक्ति के निजी काम के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन जब कोई बड़ा नेता लगातार विवादों में रहता है या उसके खिलाफ गंभीर कानूनी और वित्तीय जांच चलती है तो पार्टी नेतृत्व से ये उम्मीद की जाती है कि वो स्थिति को गंभीरता से देखे। जनता ये जानना चाहती है कि पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को केवल राजनीतिक हमला मानती है या फिर निष्पक्ष जांच का इंतजार करते हुए अपनी तरफ से भी तथ्यों को समझने की कोशिश करती है। यही कारण है कि आजम खान से जुड़े मामलों का राजनीतिक प्रभाव केवल आजम खान तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसका असर समाजवादी पार्टी की छवि और उसके नेतृत्व पर भी पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की नेतृत्व शैली पर सवाल उठाने वालों का तर्क हो सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विवादों से संगठन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जनता जब किसी पार्टी के वोट देती है तो वो केवल उसके घोषणा पत्र या चुनावी वादों को नहीं देखती, उसके नेताओं की छवि और व्यवहार को भी देखती है। अगर पार्टी के कई प्रभावशाली नेता अलग अलग विवादों में घिरते हैं तो विपक्ष को सरकार या पार्टी नेतृत्व पर हमला करने का मौका मिल जाता है।
ऐसे समय में पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के सामने साफ रुख रखे। उसे ये बताना चाहिए कि पार्टी कानून की प्रक्रिया का सम्मान करती है और अगर किसी नेता पर आरोप है तो उनका फैसला जांच और अदालत के जरिए से होना चाहिए। इससे पार्टी की स्थिति और ज्यादा साफ होगी और जिम्मेदारी दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामलों ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और अखिलेश यादव की राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर ही एक नई बहस जरूर खड़ी कर दी है। आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इन मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोपों और मांगे गए दस्तावेजों की अंतिम सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगी। इसलिए अभी किसी को दोषी मान लेना सही नहीं है, लेकिन आजम खान का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उससे साफ है कि वो एक बड़े जाल में फंस चुके हैं। लेकिन राजनीतिक स्तर पर अखिलेश यादव के सामने ये चुनौती जरूर है कि वो अपनी पार्टी की छवि, वरिष्ठ नेताओं की जवाबदेही और जनता के भरोसे के बीच संतुलन बना पाते हैं या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।